नमस्कार मित्रों, जीएसए स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है जीएसए स्टडी पॉइंट। तो पहले जो हमारे चैनल का नाम हुआ करता था वो होता था जीएसए एकेडमी। तो जीएसए एकेडमी से इसका नाम बदल के कर दिया गया जीएसए स्टडी पॉइंट। और हमने आपके साथ वादा किया था कि हम जल्द ही आपके साथ जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम आज आपके साथ जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम एनालिसिस डिस्कस करेंगे, जिसका जो क्रमांक रहेगा वो सेट 1 रहेगा। टोटल 1000 प्रश्न रहेंगे और 1000 प्रश्नों का जो है 20 प्रश्न के साथ सेट और कभी जो है 30 प्रश्नों के साथ सेट, इसी प्रकार से क्रम जो है चलता हुआ चलेगा। तो हम ये आपसे वादा करते हैं कि अगर आप ये 20 प्रश्न देख लेते हैं तो कम से कम आप जो है 100 प्रश्न आसानी से तैयार कर लेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए और डीएफ सीसीआईएल के लिए। ठीक, तो कोरोना काल इस समय वो चरम पे है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो यानी कि वैवाहिक कार्यक्रम है, उसके बाद पार्टी है और कहीं आना जाना है भीड़ में, यहाँ से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई पे फोकस करें और अपने परिवार को भी सजग रखें और इन भीड़ भाड़ से बचाए रखें। तो आइए जो है क्वेश्चनों को लगाना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन लगाएंगे दिसंबर से, यानी कि दिसंबर में जो एनटीपीसी के प्रश्न आए थे वहाँ से हम स्टार्ट करते हुए अप्रैल तक चलेंगे। जो 7th फेज़ है एनटीपीसी का वो इस समय रोक दिया गया है, क्योंकि कोरोना जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, कोविड बढ़ रहा था काफ़ी तेज़ी से। और जैसे ही कोविड कम होगा, आपकी जो परीक्षा है यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का 7th फेज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा, आरआरबी ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है डीएफ सीसीआईएल जो आपकी नई वैकेंसी आई है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए जो है प्रश्नों को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी जो है एग्ज़ाम में आया था आरआरबी एनटीपीसी की, वो आपका था कि विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था। ठीक, तो 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसकी थीम क्या थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम फॉर नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। अगर हम इससे इसके इर्द गिर्द बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये जो स्टैटिक फैक्ट है आप इसको ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होगा कि पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 5 जून 1974 को। क्लियर। भारत में अब तक टोटल 2 बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा चुका है। लास्ट टाइम जो मनाया गया था वो मनाया गया था 2018 में। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसकी जो थीम थी वो थी बीट फॉर प्लास्टिक। ये आप ध्यान रखिएगा, बीट फॉर प्लास्टिक, बीट फॉर प्लास्टिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एनटीपीसी में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है आपका बिम्स्टेक के सदस्य कौन हैं। तो बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन से हैं। तो जो स्टूडेंट से रिव्यू लिया गया था कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे थे उसमें ये सटीकता से इसके आंसर को नहीं बताया गया था, लेकिन हम आपको बता देते हैं बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो बिम्स्टेक के सदस्य कौन से हो जाएंगे, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, भूटान और बांग्लादेश। आइए जो इसके स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक क्या हो जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी में देश स्थित है आपका। कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो देश स्थित होगा वो किसका सदस्य होगा, बिम्स्टेक का। ये ध्यान रखेंगे, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक। यदि हम इसकी जो है फुल फॉर्म की बात करें तो बिम्स्टेक यानी कि बिम्स्टेक तो क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्लियर। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो देश स्थित है वो किसके सदस्य होंगे, बिम्स्टेक के। ठीक। अब इसके पॉइंट हम देख लेते हैं। इसका पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बिम्स्टेक। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश में। सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और सदस्य देश कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें भारत हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। और वर्तमान में जो 2022 में बिम्स्टेक का आयोजन होगा, 2022 में जो बिम्स्टेक का आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा, श्रीलंका में। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम सार्क को भी देख लेते हैं। तो यदि हम सार्क की बात करेंगे तो ये सेक्शन क्या हो जाएगा आपका, सार्क का। तो सार्क में का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, काठमांडू, नेपाल में। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
अब हम एक आपकी ट्रिक बता देते हैं कि जो आपका बिम्स्टेक है, आपका जो बिम्स्टेक है और क्या हो जाएगा सार्क, इन दोनों में 5 देश क्या होंगे आपके कॉमन होंगे, ये आप ध्यान रखिए। 5 देश कौन कौन से कॉमन होंगे आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम कॉमन क्या हो जाएगा आपका इंडिया, उसके बाद इंडिया से सटा क्या है नेपाल, और नेपाल से सटा क्या है मतलब आसपास जो स्थित है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद क्या है भूटान, भूटान के बाद क्या हो जाएगा श्रीलंका। ये 5 देश आपकी बिम्स्टेक और सार्क में क्या होंगे कॉमन होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब आप बिम्स्टेक की बात करेंगे तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 7, और सार्क में कितने हो जाएंगे 8। तो 5 तो हमेशा क्या होंगे कॉमन होंगे। तो 2 जो है वो कौन सा हो जाएगा बिम्स्टेक में, थाईलैंड यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसके बाद क्या हो जाएगा मालदीव, ये ध्यान रखिएगा मालदीव। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सार्क में, तो सार्क में कौन कौन सा ऐड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये वाला सेक्शन, इधर क्या हो जाएगा अफगानिस्तान, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पाकिस्तान, 5 2 7, और एक आपका और हो जाएगा वो टोटल कितने हो जाएंगे 8, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में मालदीव के पास, हाल ही में क्या हुआ है भैया कि मालदीव के पास चीन का एक रॉकेट असफल होकर मतलब मालदीव के समुद्री क्षेत्र में गिरा, ये आप ध्यान रखेंगे। करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिसंबर में आया था उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय कर दिया गया है। क्लियर। तो हमेशा क्या होगा जो छोटे बैंक होंगे, जो आपके क्या होंगे स्मॉल बैंक, स्मॉल बैंकों का मर्जर किसमें होगा, यानी कि बिग बैंक, ह्यूज बैंक, यानी कि बड़े बैंकों में किसका मर्जर होगा स्मॉल बैंक का। ठीक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय कर दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा देना बैंक और विजय बैंक, ये आप ध्यान रखेंगे। देना बैंक और विजय बैंक का मर्जर किसमें कर दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके थोड़ा अलग से पॉइंट देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ वाला जितना सेक्शन है, स्टेट बैंक वाला जितना सेक्शन है उसको किसमें मर्जर कर दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये आप ध्यान रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ वाला जो सेक्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर कर दिया गया है। जैसे आपका क्या हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर किसमें मर्जर कर दिया गया, एसबीआई में। भारतीय महिला बैंक का किसमें मर्जर कर दिया गया है, एसबीआई में। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का मर्जर किसमें कर दिया गया है, एसबीआई में। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मर्जर किसमें कर दिया गया है, पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद सिंडिकेट बैंक का मर्जर किसमें कर दिया गया है, केनरा बैंक में। नेक्स्ट क्या है इलाहाबाद बैंक का मर्जर किसमें कर दिया गया है, इंडियन बैंक में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके जो आरआरबी एनटीपीसी में आया था दिसंबर मंथ में वो कौन सा था। अभी जैसे आप देख सकते हैं देना बैंक और विजय बैंक का मर्जर किसमें कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपकी स्क्रीन पे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, क्या हो जाएगा 25 अक्टूबर 1945 को। अगर हम इसकी स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो यूएन की जो स्थापना हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यानी कि विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए किसकी स्थापना हुई थी, यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसी के एक दिन बाद किसकी स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, 25 अक्टूबर 1945 को। अब इसकी स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्टैटिक फैक्ट क्या हो जाएंगी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कितना भाग होता है, 6, ये आप ध्यान रखेंगे 6 भाग होता है। संयुक्त राष्ट्र का 6 भाग होता है। इसी संयुक्त राष्ट्र की 6ठों भाग में कौन कौन आएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में। सदस्य देशों की संख्या कितनी होगी, 193। 193 जो सदस्य हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण सूडान। और पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली, ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली। लेकिन हम अगर कार्यवाहक की बात करें तो कौन हो जाएंगे, ग्लैडविन जेब, ये आप ध्यान रखेंगे, ग्लैडविन जेब। ग्लैडविन जेब क्या हो जाएंगे इसके कार्यवाहक महासचिव। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है,
विश्व का पुलिसमैन, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15, और इस 15 में 5 क्या होंगे? स्थायी, और 10 क्या हो जाएंगे? आपके अस्थायी। इसी 10 वाले सेक्शन में कौन स्थित है? अपना प्यारा भारत, ये आप ध्यान रखेंगे। जो अस्थायी सदस्य होंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उनका कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष। उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 2 वर्ष, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया था। नेक्स्ट है आपका कि भारी जल का फार्मूला क्या है? तो भारी जल का फार्मूला आपको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका कि D2O। भारी जल का फार्मूला क्या हो जाएगा? D2O। लेकिन इसके स्टैटिक फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो समस्थानिक होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन का, ये आप ध्यान रखें। भारी जल जो है किसका समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कौन सा समस्थानिक होता है? ड्यूटेरियम, ये आप ध्यान रखें। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक होता है? ड्यूटेरियम। ये सब आप नोट करते हुए चलिएगा अगर अच्छा लगे तो। ड्यूटेरियम का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1H2। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, 1H1, 1H2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1H3। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटियम। इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइटेरियम, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये भारी जल जो है किससे मिलकर बना है? ड्यूटेरियम से, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसका अणुभार कितना होता है? 20। अगर हम जल की बात करेंगे यानी कि H2O, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा? 18, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब भारी जल की बात करेंगे तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा? 20। इसका जो प्रयोग किया जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। अच्छा, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया क्यों जाता है? क्योंकि जो इसका घनत्व होता है वो किससे अधिक होता है? पानी से। यानी कि भारी जल का घनत्व क्या हो जाएगा? पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसीलिए इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। अब मंदक किसके मंदक के रूप में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रॉन की गति क्या करेगा? धीमी कर देगा। जब ज़्यादा न्यूट्रॉन आके टकराएंगे नाभिकीय विखंडन में, तो उसमें क्या होगा कि अब क्रिया क्या हो जाएगी? बहुत तेज़ी से हो जाएगी। इसीलिए न्यूट्रॉन को कंट्रोल कौन करता है? D2O, ये आप ध्यान रखेंगे। भारी जल इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1932 में। किसके द्वारा की गई थी? वैज्ञानिक यूरे के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक यूरे ने किसकी खोज की थी? भारी जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के लिए। ठीक, 10 वर्ष से कम उम्र की जो बालिका होंगी उनके लिए कौन सी स्कीम है? सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना को। ये किसके अंतर्गत आता है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आता है। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो ब्याज मिलता है वो आपका कितना मिलता है? 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनटीपीसी में आया था दिसंबर मंथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो स्थल रुद्ध देश हम आपको देख लेते हैं होता क्या है। स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जो चारों तरफ से किससे घिरा है? देशों से। यानी कि ऐसा देश जो समुद्री मार्ग से ना कनेक्ट हो, यानी कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हो। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ये वाला सेक्शन, यानी कि बोलीविया और पराग्वे। आप देख सकते हैं ये बोलीविया है, उसके बाद पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका में ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध देश कहलाते हैं, यानी कि चारों तरफ से स्थल से क्या हुए हैं? घिरे हुए हैं। क्लियर? तो यही यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्थल रुद्ध देश कौन सा हो जाएगा? पराग्वे और बोलीविया। इसके स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान रखेंगे आप, दक्षिण अमेरिका क्या है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित है। प्रशांत व अटलांटिक महासागर के बीच क्या है? अवस्थित है। उसके बाद क्या है? यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तर अमेरिका से मिला हुआ है। अगर हम बात करेंगे ये क्या है आपकी? नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या है आपका? साउथ अमेरिका। उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका किससे कनेक्टेड है? तो ये आप ध्यान रखेंगे पनामा नहर से। पनामा नहर, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसी में देख लेते हैं अफवाह दृष्टिकोण से विश्व की सबसे अफवाह यानी कि सबसे तेज पानी का फ्लो जिस नदी में होता है वो किस में होगा? अमेजन।
अफवाह दृष्टि कोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन। ये आप ध्यान रखिए। कहाँ पे फ्लो होती है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी में आया था दिसंबर मंथ में, वो आपका क्या है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ, उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें आप जानते हैं कि मुगल जो है कहाँ पे आए थे? सर्वप्रथम भारत में आए थे। तो सर्वप्रथम भारत में आए थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। तो बाबर जो है आके अटैक करता है कहाँ पे? भारत में। तो भारत में जब अटैक करता है तो आधिकारिक रूप से उसने जो पहला युद्ध लड़ा वो क्या था? पानीपत का पहला युद्ध। जो पहला युद्ध लड़ा वो क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब लड़ा था? 1526 ईस्वी में। क्लियर? 1526 ईस्वी में पानीपत का ये प्रथम युद्ध लड़ता है। किससे लड़ता है? इब्राहिम लोदी से। ये आप ध्यान रखेंगे और आपको ध्यान भी होगा, इब्राहिम लोदी से लड़ता है। तो ये दिल्ली की सल्तनत पे क्या होता है? बैठा होता है इब्राहिम लोदी। और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था? पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। और मुगल वंश की जो नींव पड़ती है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में पड़ती है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर व हेमू के बीच। कब होता है ये? 1700 सॉरी 1500 आपके क्या हो जाएगा? ये आप कमेंट करिएगा कि कौन सा सेक्शन इसका सही हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो शायद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1551 में। अब देख लेते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जीता कौन था? बाबर। क्लियर? उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें भी कौन जीतेगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनटीपीसी में आया था। तो हम बार बार आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो जीएसए एकेडमी से उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? जीएसए स्टडी पॉइंट। ये आप ध्यान रखिए। क्लियर? क्योंकि जीएसए एकेडमी जो था वो कई यूट्यूब चैनल हो गया था, इसीलिए डिसीजन ये लिया गया कि जीएसए एकेडमी का नाम बदल के जीएसए स्टडी पॉइंट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि पटचित्र कला शैली किस राज्य की है? तो पटचित्र कला शैली किस राज्य की हो जाएगी? उड़ीसा। इस पटचित्र का मतलब क्या होता है कि यानी कि ऐसा चित्र जो किस पे बनाया गया है? कपड़ों पर। ऐसा चित्र जो किस पे बनाया गया है? कपड़ों पर। इसमें क्या होता है कि जो हिंदू के भगवान होते हैं उनकी कला किस पे बनाई जाती है? कपड़ों पर। किसमें? पटचित्र में। तो ये किससे संबंधित है? किस राज्य से? उड़ीसा से। इसके स्टैटिक फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि इन चित्र में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? पटचित्र। इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हिंदू देवी देवताओं को किस पे बनाया गया है? कपड़ों पर। ठीक, यही क्या हो जाएगा? पटचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आया था आपके एनटीपीसी में कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित हो जाएगा? केरल में। ये आप ध्यान रखिए। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। तो अगर आपको 1000 क्वेश्चन का जो है टोटल जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या जो फेसबुक आईडी है हमारी जीएसए स्टडी पॉइंट, उस पर आप जाके आप पीडीएफ को जा कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके स्टैटिक फैक्ट हम देख लेते हैं। इसका अगर हम स्टैटिक फैक्ट देखते हैं तो यह सह्याद्री पर्वतमाला से घिरा पश्चिम घाट के नज़दीक स्थित है। क्लियर? सबरीमाला मंदिर जो क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला से घिरा हुआ है। और किसके पास है? पश्चिम घाट के पास है। किसके पास है? पश्चिम घाट के पास है। सबरीमाला का मलयालम में अर्थ क्या होता है? पर्वत। ये आप ध्यान रखें कि सबरीमाला का मलयालम में क्या अर्थ हो जाएगा? पर्वत। क्लियर? और सबरीमाला में भगवान अयप्पन का मंदिर है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनटीपीसी में आया था। ये आपका क्या हो जाएगा? सबरीमाला का मंदिर कहाँ पे स्थित है? केरल में। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? सह्याद्री पहाड़ी पर्वतमाला। सह्याद्री पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आया था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। तो किस नंबर की थी ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये 6th नंबर के थे।
भारत की जो सबसे युवा राष्ट्रपति थी वो नीलम संजीव रेड्डी थी। किस नंबर के थे? 6 नंबर की। तो इसकी स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। अभी आप देख लीजिए, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? के आर नारायण। ये आप ध्यान रखिए, 76 वर्ष 9 माह। 76 वर्ष 9 माह की कौन थी? के आर नारायण। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। इनकी उम्र उस समय क्या थी? 64 वर्ष। जब ये चुने गए थे तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे और उम्र क्या थी? 64 वर्ष। 25 जुलाई 1977 की घटना है। 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे। 6 नंबर की क्या थे? आपकी प्रेसिडेंट थे और उस समय उनकी उम्र क्या थी? 64 वर्ष। अब ये किससे संबंधित होते हैं? राज्यसभा से। आप ध्यान रखेंगे। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। और इसके सदस्य चुनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए सदस्य की? तो ये आप ध्यान रखेंगे, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यही है क्या? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम हो जाएगा? पिनाका। ये आप ध्यान रखेंगे। तो डीआरडीओ का स्टैटिक फैक्ट हम देख लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्टैटिक फैक्ट ये हम देखते हैं। तो इसका गठन हुआ कब था? डीआरडीओ का गठन होता है 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में। वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? जी सतीश रेड्डी। उसके बाद हाल ही में डीआरडीओ और सीआरपीएफ ने मिलकर रक्षिता एम्बुलेंस बाइक बनाई है। रक्षिता एम्बुलेंस बाइक इसलिए इन्होंने बनाई है कि जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे 4 व्हीलर यानी कि एम्बुलेंस का जाना जो है आसान नहीं होता। इसलिए पहाड़ी वाले क्षेत्र पर भी जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको आसानी से क्या कर सकते हैं? आप लेकर आ सकते हैं। ठीक, किसके द्वारा? रक्षिता एम्बुलेंस के द्वारा। रक्षिता एम्बुलेंस क्या है? 2 व्हीलर बाइक है। ठीक, तो डीआरडीओ और सीआरपीएफ के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? गठन किया गया है। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी कौन हो जाएंगे? ये भी आप ध्यान रखेंगे, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में। तो डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी कौन कौन सी हो जाएगी? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। टोटल कितनी यंग साइंटिस्ट लैब हैं? ये आप ध्यान रखेंगे। तो कितनी हो जाएंगी? 5। टोटल कितनी यंग साइंटिस्ट लैब है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था कि सेवंथ सिस्टर स्टेट में कौन सा राज्य नहीं है? तो यानी कि 7 सिस्टर राज्य में कौन सा राज्य नहीं है? ये आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो सेक्शन देख रहे हैं अंगूठे के आकार का, यही क्या है? सिक्किम। सिक्किम क्या है कि पॉपुलेशन के अनुसार सबसे छोटा क्या है? राज्य। ये आप ध्यान रखिए। यानी कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। क्लियर? इसका स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आरआरबी ग्रुप डी में इसका क्वेश्चन थोड़ा हम घुमाते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 10 अप्रैल 1975 को। जो भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। एकमात्र राज्य किससे घिरा हुआ है? ये वेस्ट बंगाल से। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया उबंटू। तो उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप ध्यान रखें। और उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको आप इमेज में देख सकते हैं। ये क्या है? उबंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी दिसंबर मंथ में आया था उसको देखते हैं। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको क्या बोलते हैं? यूआरएल। तो ये क्या है? यूआरएल। यूआरएल के अंतर्गत क्या आएगा? आपका www डॉट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? ये आप देख सकते HTTP www डॉट उसके बाद एड्रेस। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका आ जाएगा यूआरएल के अंतर्गत। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कौन सा स्थल दिल्ली में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थल दिल्ली में स्थित नहीं? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो कौन सा स्थल दिल्ली में स्थित नहीं है? ये आपका क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा। कौन सा हो जाएगा? बुलंद दरवाजा। क्लियर? अब बुलंद दरवाजा आप देख सकते हैं, ये है बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कल्हड़। ठीक, तो कल्हड़ ने जो राज तरंगड़ी पुस्तक लिखी थी वो किस भाषा में थी? संस्कृत में।
अब राज तरंगिणी पुस्तक आप देख सकते हैं, ये क्या है, राज तरंगिणी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, जो कि हम एग्जाम एनालिसिस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट तो पूछा गया था कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। अभी आप ध्यान रखेंगे एक ट्रिक है कि जो नाभिकीय संयंत्र का और आखिरी में माँ से, का से शुरू हो और माँ पे जाके खत्म हो, वो कहाँ पे स्थित होगा, आपका तमिलनाडु में। अब इसको हम चेक कर लेते हैं इस ट्रिक को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र। रावत भाटा, तो रा से रावत भाटा, रा से मतलब रावत भाटा, और रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान। कुंडलकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कैगा कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक में। काकरापार कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में। कलपक्कम कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में। तो ये सेक्शन आप देखिए, यहाँ से उठाइए आप क्वेश्चन। इसमें क्या आ रहा है, का और आखिरी में माँ। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, का और आखिरी में क्या आ रहा है, माँ, का और माँ। तो कहाँ पे हो जाएगा, ये तमिलनाडु में। अब इससे रिलेटेड थोड़ा और देख लेते हैं स्टैटिक पॉइंट। तो भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा हो जाएगा, कुंडलकुलम। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा हो जाएगा, कुंडलकुलम। इसकी जो क्षमता है कितनी हो जाएगी, 2000 मेगावाट की। ये आप ध्यान रखेंगे, 2000 मेगावाट की। सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा हो जाएगा, तारापुर। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको पूछा गया था एनटीपीसी में। नेक्स्ट है आपका कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, आपका मंगोलिया व चीन में। ये आप ध्यान रखेंगे, मंगोलिया व चीन में कौन सा मरुस्थल स्थित है, गोबी मरुस्थल। अब इसका स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका मध्य में, बोत्सवाना, ठीक। उसके बाद टाकला मकान कहाँ पे, एकमात्र देश में स्थित है, सीकियांग, चीन में। थार कहाँ पे है, आपका गुजरात वाला सेक्शन हो जाएगा, और पाकिस्तान, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये कई देशों में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। तो कौन कौन से देश हो जाएंगे इसमें, ये आपका अल्जीरिया हो जाएगा, चाड हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, माली हो जाएगा, मारितानिया हो जाएगा, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को, ठीक। अगर हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा थार मरुस्थल। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 92 लाख वर्ग मीटर। ये आप ध्यान रखिए, 92 लाख वर्ग मीटर। उसके बाद विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान, कारक्रास। ये कारक्रास मरुस्थल है कहाँ पे, कनाडा में। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये पहला ऐसा मरुस्थल है जिसको आप क्या कर सकते हैं, पैदल क्रॉस कर सकते हैं। पहला ऐसा मरुस्थल है जिसको क्या कर सकते हैं, आप पैदल क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका एरिया कितना है, तो 2.6। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका एरिया कितना है, 2.6। एरिया कितना हो जाएगा इसका, 2.6 वर्ग किलोमीटर। इसको क्या कर सकते हैं, आप पैदल भी क्रॉस कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ पे हो जाएगा, अफ्रीका में। उसके बाद कालाहारी कहाँ पे हो जाएगा, ये भी अफ्रीका, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा। नेक्स्ट कहाँ हो जाएगा, थार कहाँ पे हो जाएगा, पाकिस्तान में। और उत्तर पश्चिम गुजरात में। गोबी कहाँ पे हो जाएगी, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गुवाहाटी, असम में। क्लियर। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब से हुआ था, 2018 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। 2018 में कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। तो प्रथम स्थान पे कौन था, हरियाणा। दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। अब जो सेकेंड एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम का, उसके बाद थर्ड एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम का, उसमें पहले और तीसरे स्थान पे जो राज्य हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। कौन कौन से फिक्स रहेंगे, यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा पहले दूसरे स्थान पे सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन में आएगा। क्लियर, ये आप ध्यान रखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा, पंचकुला, हरियाणा में। ये आप ध्यान रखिए। तो नया आयोजन एक स्टार्ट किया गया है जिसको क्या बोलेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्लियर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में। पहला संस्करण इसका कहाँ पे हुआ, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। दूसरा संस्करण कहाँ पे होगा, ये आपका हो जाएगा
दूसरा संस्करण जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में, आप ध्यान रखिए कहाँ पे होगा दूसरा संस्करण, कर्नाटक में। तो टोटल जो है 20 क्वेश्चन थे सेट 1 में। जल्द हम आपके साथ क्या करेंगे, सेट 2 लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा और लगन बढ़ती है हमें जो है अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क करने के लिए और आपके साथ कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।